हेलो बच्चों, आइए आज की क्लास में हम लोग अपने वायुमंडल के बारे में चर्चा करते हैं और वायुमंडल को पूर्ण रूप से समझते हैं। हमारी पृथ्वी का ये जो वायुमंडल है जिसमें सारी गैसों का अपार भंडार है, अगर इसमें हम लोग चर्चा करते हैं कि ये जो वायुमंडल है अपना, इसमें वायु का मुख्य काम क्या होता है, तो वायु जो होती है जैसे उसमें अलग अलग प्रकार की गैसें हैं तो उनको हम लोग बांटे हुए हैं सक्रिय गैसें एवं अक्रिय गैसों में। तो अगर हम लोग बात करते हैं सक्रिय गैसें, अक्रिय गैसें और कुछ ऐसी गैसें हैं जो ग्रीन हाउस गैसें भी हैं, तो अलग अलग गैसें जो होती हैं वो अलग अलग अपना अपना काम करती हैं। तो उनमें अगर हम बात करें कि हमारी ग्रीन हाउस गैसें किस प्रकार की गैसें होती हैं, तो ग्रीन हाउस जो गैसें होती हैं वो अपने वायुमंडल के टेम्परेचर को संतुलित बनाए रखने का काम करती हैं, या फिर ये वायुमंडल को अगर बढ़ जाएं तो ये बहुत ज़्यादा गर्म करने का भी काम करती हैं। अगर इनकी मात्रा असंतुलित हो जाए, अधिक बढ़ जाए, तो ये क्या करती हैं, ये सारी गैसें मिल करके वायुमंडल के तापमान को बढ़ा देती हैं। तो आइए आज हम अपने वायुमंडल के पूरी परतों के बारे में पढ़ते हैं और पूरी जो है एक एक परत के का अध्ययन करते हुए हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे वायुमंडल में कुल कितनी परतें हैं। तो यहाँ पर आपको याद कर लेना है 5 परतों में बटा हुआ है वायुमंडल। हमारा कितनी परतों में बटा है? 5 परतों में। तो यहाँ पर सबसे पहली परत और ये दूसरी और तीसरी, चौथी और पांचवी। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें कि परतों में से सबसे पहली शुरुआत जो होती है वो आपकी पृथ्वी से होती है, पृथ्वी। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका नाम क्या है, तो इसे हम लोग बोलते हैं क्षोभ मंडल। याद कर लेना है, क्षोभ मंडल के नाम से इसे जाना जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं, तो याद कर लें क्षोभ मंडल। और अगर बात करें क्षोभ मंडल को किस नाम से जानते हैं, तो ट्रोपोस्फियर। याद कर लेना, ट्रोपोस्फियर कहते हैं इसको, तो बिल्कुल भूलना नहीं है, ट्रोपोस्फियर या क्षोभ मंडल के नाम से जाना जाता है। और अगर हम बात करें जिसे हम लोग कहते हैं समताप, समताप मंडल को, इसको ट्रोपोस्फियर बोलते हैं, इसको क्या कहते हैं, स्ट्रेपोस्फियर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी कि हम लोग क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फियर के नाम से जानते हैं, समताप मंडल को स्ट्रेपोस्फियर के नाम से जानते हैं। उसके बाद मध्य मंडल जो होता है उसको मेसोस्फियर के नाम से इसे जाना जाता है, मेसोस्फियर भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि जिसे हम आयन मंडल कहते हैं, आयन मंडल के नाम से जानते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, आइनोस्फियर के नाम से इसे जाना जाता है। यानी कि हम चौथे मंडल को क्या कहते हैं, आइनोस्फियर कहते हैं। और अगर हम बात करते हैं सबसे ऊपर के मंडल को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर इसे हम जो है बाह्य मंडल के नाम से जानते हैं, या बहिर्मंडल भी इसे कह सकते हैं, जिसे हम लोग अंग्रेजी में एक्सो के नाम से जानते हैं, एक्सोस्फियर कहा जाता है। बिल्कुल सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर यह होता है कि वायुमंडल को पढ़ने के दौरान सबसे पहले आपको वायुमंडल की कुल परतों के बारे में कंफर्म होना चाहिए, फिर उनके नामों से परिचित होने जरूरी होता है। और सबसे बड़ी बात है कि हिंदी के नामों को छोड़ करके अंग्रेजी के नामों को भी याद करना अति आवश्यक है, क्योंकि पेपर में हर प्रकार के नाम पूछे जा रहे हैं, अंग्रेजी के नाम भी पूछे जाते हैं और हिंदी के नाम भी पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद की जो परतें हैं वो कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर, दूसरा पढ़ेंगे समताप मंडल या स्ट्रेपोस्फियर, तीसरा याद करेंगे मध्य मंडल या मेसोस्फियर, फिर उसके बाद याद करेंगे आयन मंडल या आइनोस्फियर, और उसके बाद आपका 5वां नंबर जो बनता है वो बनता है बाह्य मंडल या बहिर्मंडल, या फिर उसे अंग्रेजी में एक्सोस्फियर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर वेरी मोस्ट क्वेश्चन यहाँ ये बनता
है कि परतें कुल कितनी है, 5 है, और पांचों के बारे में हम कैसे एक एक करके समझेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले यहाँ एक बात ध्यान देते हैं कि हमारे क्षोभ मंडल की अगर हम बात करते हैं तो ये कौन सा मंडल है, क्षोभ मंडल। और क्षोभ मंडल की ऊंचाई की अगर हम लोग बात करें तो इनकी पहले हम ऊंचाई के बारे में जान लेते हैं कि इस मंडल की कितनी ऊंचाई है। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न बनता है कि क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई होती है वो अगर हम बात करें 0 से ध्रुवों पर बात करें तो 8 किलोमीटर होता है, 0 से 8 किलोमीटर ही होता है। परंतु अगर हम भूमध्य रेखा की बात करें तो 0 से अधिकतम 16 या 20 किलोमीटर की दूरी क्षोभ मंडल में पाई जाती है। यानी कि जिसे हम क्षोभ मंडल कहते हैं उसकी अधिकतम ऊंचाई कितनी है, तो उसकी अधिकतम ऊंचाई जो है वो 20 किलोमीटर है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर, कहाँ पर याद करना है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन याद करना है भाई, भूमध्य रेखा पर 20 किलोमीटर अधिकतम होती है और ध्रुवों पर इनकी ऊंचाई कितनी होती है, 8 किलोमीटर होती है। अब यहाँ पर हम लोग फिर से समझेंगे कि भूमध्य रेखा को ही हम आधार मानेंगे और 20 के बाद अगर हम बात करते हैं अपने समताप मंडल की जो ऊंचाई होती है वो कितनी होती है, वो अगर 0 से बात करेंगे तो 50 किलोमीटर होती, यानी 0 से पृथ्वी सतह से हमारा जो अर्थ है उससे कितना ऊंचाई पर होता है, तो उससे होता है 50 किलोमीटर की दूरी पर होता है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले मंडल की कि जिसे हम मध्य मंडल या मेसोस्फीयर कहते हैं, ये कितना ऊंचाई पर होता है, तो ये होता है 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर। यानी पृथ्वी की सतह से अगर हम लोग बात करें तो कितनी ऊंचाई पर होता है मध्य मंडल, तो मध्य मंडल की अधिकतम जो सीमा बनेगी 80 किलोमीटर की बनती है। फिर बात करते हैं हम लोग अपने आयन मंडल की, तो आयन मंडल की जो पृथ्वी सतह से ऊंचाई होती है वो कितनी होती है, तो यहाँ याद कर लीजिए ये जो होती है 650 किलोमीटर जो होता है वो अधिकतम ऊंचाई इसकी 650 किलोमीटर होती है। अब हम लोग बात करेंगे अपने बहिर्मंडल की, बाह्य मंडल की या एक्सोस्फीयर की हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ कैसे याद करेंगे, ये जो ऊंचाई होती है ये पूरी ऊंचाई 1000 किलोमीटर, यानी कि पृथ्वी सतह से अगर हम लोग बात करते हैं तो पृथ्वी सतह से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक हमारा वायुमंडल उपस्थित है। यानी कि प्रश्न यहाँ बनता है कि वायुमंडल की अधिकतम ऊंचाई कितनी है, तो आंसर आपको करना है 1000 किलोमीटर। परंतु अगर हम बात करें वायु की सघनता या गैसों की सघनता जो है सबसे ज़्यादा किस मंडल में है, तो यहाँ याद करना है क्षोभ मंडल। यानी कि सबसे ज़्यादा सघनता कहाँ पर है, क्षोभ मंडल में है। मगर जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है तो ऊंचाई की अगर हम बात करें तो ऊंचाई में केवल हल्की गैसें ही विद्यमान रहती हैं, भारी गैसें, सभी की सभी भारी गैसें हमारे क्षोभ मंडल में पाई जाती हैं। तो अगर अब हम लोग यहाँ पर एक एक करके समझते हैं तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट ये समझ लीजिए कि इनमें जो गैसों का एक आंकड़ा तैयार होता है कि वायुमंडल में जो हमारी गैसें हैं वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अपने वायुमंडल की नाइट्रोजन गैस को। नाइट्रोजन जो गैस होती है ये गैस वायुमंडल में कितने % है, तो याद कर लेना है 78% पाई जाती है। फिर बात करेंगे कि ऑक्सीजन कितनी है, तो ऑक्सीजन जो होती है ये आपको याद करना है 20.9%, यानी कि लगभग आप इसे 21% याद कर सकते हैं। यानी कि मूलतः ये है 20.9% पाई जाती है। फिर बात करते हैं कि हमारे वायुमंडल में तीसरे नंबर पर कौन सी गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे आर्गन की। तो आर्गन गैस जो होती है वो 0.93%, यानी कि यहाँ पर 0.93% के रूप में पाई जाती है। अगर हम बात करेंगे कि इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये जो गैस होती है ये आपकी पाई जाती 0.036% के रूप में पाई जाती है। फिर अगर हम बात करेंगे इससे कम कौन सी गैस है, तो इससे कम पाई जाती है जिसे हम लोग कहते हैं
ओजोन, ओजोन की जो होती है वो कितनी % पाई जाती है, तो ओजोन हमारी जो पाई जाती है वो पाई जाती है 0 के बाद आपको याद कर लेना है कितने 0 पहले लगाने हैं, 5, 1 2 3 4 5 0 लगा करके 1%, यानी 0.0 अगर हम बात करेंगे तो 0 के बाद आपको क्या लगाना है, 0 के बाद आपको दशमलव लगाना है और कितने % तक जाना है, तो यहाँ पर आपको जाना होगा यानी कि 0.00001%, यानी 0.00001% पाई जाती है जो ओजोन होती है। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि ये जो गैसें होती हैं ये वायुमंडल में क्या काम करती हैं। तो सबसे पहला प्रश्न बनता है कि वायुमंडल के जो है दबाव को या उसके प्रेशर को मेंटेन करने का काम करती हैं। ये वायुमंडल का दबाव संतुलित बनाए रखती हैं। इन गैसों में अगर हम लोग बात भी करें तो ये जो सारी गैसें होती हैं ये अपना अलग अलग काम करती हैं। तो अगर हम लोग सबसे पहले नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन गैस का मुख्य काम क्या होता है, सबसे पहला तो यही होता है कि वायुमंडल के दबाव को जो है बनाए रखना होता है, परंतु इसका मुख्य काम होता है कि यह अपने वायुमंडल में किसी भी वस्तु को धीरे धीरे जलने में सहायता करती है, यानी कि ये किसी चीज को यकायक जलने से रोक देती है। यानी कि नाइट्रोजन गैस का मुख्य कार्य होता है कि यह किसी भी वस्तु को जलने से धीरे धीरे रोकती नहीं है। यहाँ पर आपको याद क्या करना है, किसी भी वस्तु को धीरे धीरे जलने देती है। अगर यह गैस नहीं हो तो वायुमंडल में हमारे यकायक आग लग के वस्तुएं जल जाएंगी। तो यह इसका मुख्य काम क्या होता है कि यह वस्तुओं को धीरे धीरे जलने देती है। उसके बाद ऑक्सीजन की बात करें तो यह इसका मुख्य काम होता है कि इसकी उपस्थिति में कोई भी वस्तु शीघ्रतम जल जाती है। यानी कि ऑक्सीजन गैस का मुख्य काम श्वसन तो है ही, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ये भारी मात्रा में पौधों से उत्सर्जित होती है और 80 से 85% भाग ये समुद्रों के शैवालों से उत्पन्न होता है हमारी पृथ्वी पर। तो अगर हम चर्चा करें कि ऑक्सीजन का ये जो हम लोग फेफड़ों में संश्लेषण करते हैं इसका ये एक मुख्य काम है, परंतु इस गैस का एक काम किसी भी वस्तु को शीघ्रता से जलने में सहायता करना होता है, या फिर इसकी अनुपस्थिति स्थिति में कोई चीज कोई भी वस्तु जलाई नहीं जा सकती है। फिर बात करते हैं आर्गन। वास्तव में ये जो आर्गन गैस है, आर्गन कार्बन, ये एक ग्रीन हाउस गैस है। तो आर्गन और कार्बन ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आती हैं और इनका मुख्य काम होता है वायुमंडलीय जो ताप होता है, जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन रखने का काम करती हैं। यानी कि वायुमंडल के टेम्परेचर को संतुलित बनाए रखती हैं, न ही बहुत ज़्यादा गर्म होने देती हैं न ही बहुत ज़्यादा ठंडा होने देती हैं। परंतु यहाँ पर एक बात विशेष ध्यान रखनी है कि इन गैसों का एक अगर कहीं इनकी मात्रा में असंतुलन उत्पन्न हुआ, यानी इनकी अगर मात्रा बढ़ गई तो ये वायुमंडल को अत्यधिक गर्म कर देती हैं। यानी इनका एक काम ये भी है, अगर इनकी भारी मात्रा वायुमंडल में आ जाती है तो हमारा वायुमंडल अत्यधिक गर्म हो जाता है। इन गैसों को हम ग्रीन हाउस गैसें भी कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगली गैस लिखी हुई है ओजोन के बारे में भी यहाँ समझते हैं। तो ओजोन गैस जो होती है ये हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। अगर हम चर्चा करते हैं तो वायुमंडल के कौन से मंडल में उपस्थित होती है, तो आंसर होता है समताप मंडल में ये पाई जाती है। और इसका मुख्य जो काम होता है वो ये होता है कि सूर्य से आने वाले जो विकिरण होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्ट्रावायलेट जो विकिरण होता है, पराबैंगनी जो किरणें होती हैं, ये पृथ्वी पर आने से रोक देना होता है। क्योंकि जो अल्ट्रावायलेट होता है इसका मुख्य काम होता है कि पृथ्वी पर पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं पर उनके त्वचा संबंधी रोग एवं कैंसर का कारक के रूप में यहाँ पर ये पृथ्वी पर उपस्थित होती हैं। इसलिए यहाँ पर ओजोन गैस का जो मुख्य काम होता है वो क्या होता है, तो याद कर लेना है कि जो विकिरण है, सौर विकिरण है, पराबैंगनी किरणें हैं, उनको पृथ्वी पर आने से रोकना होता है। अब हम लोग सबसे पहले चलते हैं
अपने ट्रोपोस्फियर की बात करते हैं और ट्रोपोस्फियर के बारे में समझते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये होता है कि पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा मंडल है? तो पृथ्वी के सबसे निकट मंडल है आपका क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फियर। इसे याद कर लेना है, एक बार हम आपको बता देते हैं। इसे क्या याद करना है? ट्रोपोस्फियर के नाम से इसे जानेंगे। पुनः एक बार समझ लीजिएगा, इसे क्या कह सकते हैं? तो इसे ट्रोपोस्फियर के नाम से इसे जाना जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि क्षोभ मंडल जो हमारा होता है इसे और किस नाम से जानते हैं। तो पहला प्रश्न होता है संवहन मंडल। संवहन मंडल यानी कि हम अपने ट्रोपोस्फियर को या क्षोभ मंडल को और किस नाम से जानते हैं? इसे संवहन मंडल के नाम से भी जाना जाता है और इसका एक और नाम है, इसे प्राकृतिक मंडल भी कहते हैं। बिल्कुल भाई ध्यान रखना है, हम इसे प्राकृतिक मंडल के नाम से भी जानते हैं। इसे हम संवहन मंडल भी कहते हैं, इसे क्षोभ मंडल भी कहते हैं, इसे हम ट्रोपोस्फियर के नाम से भी जानते हैं। अब प्रश्न आता है कि इसे हम प्राकृतिक मंडल क्यों कहते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है? तो आपको याद कर लेना है एक प्रश्न कि सभी प्रकार की प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, ये कहाँ पर घटित होती हैं? सारी की सारी प्राकृतिक घटनाएं क्षोभ मंडल में ही घटित होती हैं। अगर इनकी हम चर्चा भी करें तो जैसे संवहन और उसके बाद संघनन, उसके बाद अगर हम चर्चा करें वर्षा, उसके बाद अगर हम कहें आंधी, तूफान, बादल बनना आदि सभी प्रकार की जितनी प्रकृति के द्वारा घटनाएं घटित की जाती हैं वो सारी की सारी किस मंडल में घटित होती हैं? तो वो याद करना है आपको, क्षोभ मंडल। और क्षोभ मंडल की अगर चर्चा करें तो क्षोभ मंडल में कौन सी गैसों का सर्वाधिक जो है मात्रा पाई जाती है? तो ऑक्सीजन की सबसे भारी मात्रा कौन से मंडल में उपस्थित है? तो यहाँ पर जो आपका 20.9% जो है ऑक्सीजन पाई जा रही है वायुमंडल में, तो यह सबसे भारी मात्रा में क्षोभ मंडल में पाई जाती है और धीरे धीरे ऊंचाई बढ़ने पर यह कम हो जाती है। यही कारण होता है कि पर्वतों पर जाने पर जो है सांस लेने में कठिनाई होती है और नाक से खून भी आने की संभावना होती है अधिक ऊंचाई पर, बिना किसी गैस के जो है सिलेंडर के जाने से यहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ प्रश्न आपको समझना है कि हमारा जो क्षोभ मंडल है इसमें सभी प्रकार की प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, इसलिए इसे प्रकृति मंडल भी कहते हैं, क्षोभ मंडल भी कहते हैं, संवहन मंडल भी कहते हैं, या फिर आंधी तूफान सभी प्रकार की प्राकृतिक घटनाएं इसी मंडल में घटित होती हैं। फिर अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे, देखते हैं कि इसके बाद ये जो हमारा मंडल है जिसे हम लोग कह रहे हैं समताप मंडल, तो समताप मंडल के बारे में भी हम लोग गौर करें। समताप मंडल एक ऐसा मंडल है जिस मंडल में सबसे बड़ी बात यहाँ ये होती है कि इसका कभी भी तापमान घटता बढ़ता नहीं है, यानी इसके अगर हम ताप की बात करें, ताप घटता बढ़ता नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, वो कौन से मंडल का तापमान कभी घटता बढ़ता नहीं है? तो समताप मंडल का जो टेम्परेचर होता है वो एक जैसा बना रहता है, एक जैसा तापमान बना रहता है, जिस कारण सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि वायुयान जो है इसी मंडल में संचालित किए जाते हैं, यानी कि यही कारण से यहाँ पर वायुयान संचालित किए जाते हैं क्योंकि तापमान न तो घटता है ना ही बढ़ता है, एक जैसा समरूप बना रहता है, जिससे विमान दुर्घटनाग्रस्त होने के चांस नहीं होते हैं। इसीलिए इस मंडल को वायु परिवहन मंडल भी कहते हैं। तो ध्यान रखना है, इस मंडल को और किस नाम से जानते हैं? तो ध्यान देना, इसे वायु परिवहन मंडल के नाम से जाना जाता है।
ये भी ध्यान रखना है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन होता है, वायु परिवहन मंडल किसे कहते हैं? तो हम लोग समताप मंडल को कहते हैं, या फिर वो कौन सा मंडल है जिसका टेम्परेचर ना तो घटता है ना ही बढ़ता है। और एक बात याद कर लीजिए कि इसी मंडल में कौन सी गैस का परत पाई जाती है? ओजोन। यानी कि इसी समताप मंडल में, जिसे हम स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, इसी में ओजोन परत पाई जाती है। अब प्रश्न आता है कि ओजोन परत की मुख्यतः अगर हम बात करें तो समताप मंडल में, परंतु इसका जो लगभग 10% के आसपास जो है भाग पाया जाता है कहाँ पर? यानी कि यह मध्य मंडल में थोड़ी बहुत मात्रा में पाई जाती है। यानी कि लगभग यहाँ पर आप कितना याद कर सकते हैं? 10% लगभग भाग पाया जाता है, जो कि कहाँ पर उपस्थित है? यानी कि वो मध्य मंडल में उपस्थित है। बाकी से जो भाग होता है वो आपका कहाँ है? समताप मंडल में। मगर फिर अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान दें, जैसे अभी चर्चा की गई कि यहाँ पर ये जो हमारा समताप मंडल है, तो ये मंडल एक ऐसा मंडल है जो कि वायु का टेम्परेचर ना तो घटता है ना ही बढ़ता है। यही कारण से यहाँ पर वायुयान उड़ाए जाते हैं या फिर हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं। मगर सबसे बड़ी बात जहाँ ओजोन की हो रही है, तो हम बात ओजोन की करेंगे। ओजोन की खोज अगर हम कहें, अगर हम पूछें कि इसमें, इस मंडल में सबसे पहले किसने खोजा था, तो फ्रेडरिक स्कोनविन का नाम याद रखना है। एक बार भूलना नहीं भाई, एक बार देख लेना, फ्रेडरिक स्कोनविन, ये इनका नाम है। इन्होंने सबसे पहले ओजोन परत को खोजा था। यानी ओजोन गैस की खोज किसने की थी? तो यहाँ गैस की खोज की हम बात कर रहे हैं, तो ओजोन गैस की ये जो परत है, इसको खोजा किसने था? फ्रेडरिक स्कोनविन ने खोजा था। अब हम बात करते हैं इसका काम क्या है? तो पराबैंगनी किरणों को जो है पृथ्वी पर आने से रोकना। यानी कि ये जो परत होती है, ये पराबैंगनी किरणों को हमारी पृथ्वी पर आने से मूलतः रोक देती है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आई कि इस ओजोन परत में अगर हम चर्चा करें तो कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पर इसमें क्षति पाई गई। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर इस तरीके से इसमें गड्ढे यहाँ पर पाए गए थे, तो प्रश्न आता है कि ओजोन परत में सर्वप्रथम जो है क्षरण की खोज किसने की थी? ओजोन परत में जो क्षति हुई है, होल हुए हैं, गड्ढे हुए हैं, उनकी खोज किसने की? तो वो याद रखना है आपको, फोरमैन, यानी फोरमैन। अब यहाँ पर दो प्रश्न बनते हैं कि ओजोन परत के क्षरण, क्या याद रखना है? क्षरण। ओजोन परत के क्षरण का पता किसने लगाया? तो वो अलग याद करना है। और ओजोन परत की खोज किसने की? तो उसका जवाब आपको अलग याद रखना है। यानी वेरी मोस्ट दो क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं, दोनों के बारे में आपको याद रखना है। अब तीसरा प्रश्न और याद कर लो कि यहाँ जो बात की जा रही है, जो चर्चा की जा रही है, जैसे हमने यहाँ पर थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश की कि यहाँ पर होल हो रहे हैं या हो गए थे। फिलहाल वर्तमान की अगर हम बात करें, आज 2024 की अगर बात करें, तो जो नई रिपोर्ट आई है उसके अनुसार हमारे ये जो गड्ढे हुए थे अंटार्कटिका में, जो गड्ढे हुए थे जिनका पता फोरमैन ने लगाया था, ये आज कहीं न कहीं सुदृढ़ हालत में पाए गए हैं। यानी कि वो मजबूत स्थिति में धीरे धीरे भर रहे हैं या भर चुके वाली स्थिति में आ चुके हैं, ये भी कहा जा रहा है नई रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात कर रहे हैं वर्तमान में। तो अब प्रश्न ये बनता है कि ये गड्ढे कहाँ पर पाए गए थे? यानी कि फोरमैन ये इन गड्ढों का, इस क्षरण का पता कहाँ लगाया था? याद कर लीजिए, अंटार्कटिका, ये शब्द याद रखना है। एक बार फिर बोल देते हैं, अंटार्कटिका में इन्होंने जो है इसकी खोज करी थी। ये गड्ढे कहाँ पाए थे उन्होंने? अंटार्कटिका में। अब प्रश्न आता है कि अंटार्कटिका हमारी पृथ्वी का कौन सा गोलार्ध है? पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी? तो यहाँ याद कर लेना है कि यह हमारा दक्षिणी गोलार्ध है। यानी कि अंटार्कटिका जो है हमारा कौन से गोलार्ध में आता है? दक्षिणी गोलार्ध में आता है, जहां पर हमारे वायुमंडल में बड़े बड़े गड्ढे पाए गए थे, जिसका पता फोरमैन के द्वारा लगाया गया था। अगर हम अभी इसी की और चर्चा करते हैं
तो यहाँ देखें कि ये जो हमारी गैस जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे हैं ओजोन की, तो ये जो ओजोन गैस है, इस गैस के बारे में जैसे ही हम और पढ़ते हैं तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि ये जो गड्ढे हो गए थे, ये जो गड्ढे हो गए थे इनके बारे में और ओजोन को बचाने के बारे में सबसे पहले अगर हम बात करें तो 16 सितंबर की बात है 1987। वेरी मोस्ट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट क्वेश्चन भाई याद करना है। 16 सितंबर 1987 को एक सम्मेलन बुलाया गया था जहां पर ओजोन को बचाने की पहली कवायद की गई। अगर हम बात करें कि ओजोन गैस को सबसे पहले बचाने का काम जो कब किया गया, या पर्सनल ओजोन को जो है क्षरित होने से बचाना का जो पहला सम्मेलन बुलाया गया वो कब बुलाया गया, तो 16 सितंबर 1987 की अगर हम बात करेंगे तो एक कनाडा का शहर है, कनाडा का शहर है जिसे हम मॉन्ट्रियल कहते हैं, मॉन्ट्रियल के नाम से जाना जाता है। तो यहीं पर कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में 1987 ईस्वी में एक प्रोटोकॉल बुलाया गया, एक प्रोटोकॉल जो है यहाँ पर तैयार किया गया, यानी कि ओजोन को बचाने के लिए। किसको बचाना है? ओजोन, यानी ओजोन को बचाने के लिए 16 सितंबर 1987 कनाडा के मॉन्ट्रियल में प्रोटोकॉल तैयार किया गया। उस प्रोटोकॉल के अंतर्गत ओजोन को क्षरण होने से बचाने के कानून बनाए गए और उन पर सभी देशों ने, सदस्य देशों ने जो है हस्ताक्षर कर जो है उसको स्वीकृत किया था। तो कब हुआ था इसको बचाने के पहला सम्मेलन? बिल्कुल याद कर लें 1987। और आज यही कारण है कि ये सम्मेलन कब बुलाया गया था? 16 सितंबर को बुलाया गया था। लगातार सारे पेपरों में क्वेश्चन पूछा जाता है ओजोन दिवस कब मनाते हैं, तो 16 सितंबर को मनाते हैं। तो आज आपको पता हुआ होगा कि यहाँ पर ओजोन दिवस मनाने के पीछे रीजन क्या है, क्योंकि 16 सितंबर को ही ओजोन को बचाने का सबसे पहला बीड़ा उठाया गया था, पहला कार्य किया गया, जिस कारण से 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। यहाँ पर प्रश्न आपका अगला बनता है, जैसे अभी चर्चा हो रही है हमारे समताप मंडल की, तो हम बात करते हैं मध्य मंडल की। मध्य मंडल की बात करते हैं और मध्य मंडल में सबसे पहला प्रश्न ये बनता है कि ये एक ऐसा मंडल है जो सबसे ठंडा मंडल, बिल्कुल याद कर लीजिएगा, सबसे ठंडा मंडल कौन सा है, तो बिल्कुल याद कर लेना है जो हमारा मध्य मंडल है या मेसोस्फीयर कहा जाता है, तो ये सबसे ठंडा मंडल है। परंतु एक बात हम आपको बताएंगे कि क्षोभ मंडल की अगर हम बात करें तो क्षोभ मंडल अगर हमारा एक ऐसा मंडल है जहां पर पृथ्वी की सतह के जितना 165 मीटर, अगर हम फिर से बात करें यहां पर समझने की कोशिश करिएगा, जैसे चर्चा यहां की गई कि पृथ्वी सतह से प्रति 165, यहाँ ध्यान देना, प्रति कितना बताया 165 अगर मीटर की ऊंचाई पर हम अपने क्षोभ मंडल में जाते हैं तो जितना टेम्परेचर हमारी पृथ्वी पर होगा उससे सदैव 1 डिग्री जो है टेम्परेचर वो कम हो जाएगा। कितना याद रखना है? 165 मीटर की ऊंचाई पर अगर वायुमंडल में अपने क्षोभ मंडल में जाते हैं तो ये टेम्परेचर सदैव कम हो जाता है। मगर एक इत्तेफाक और होता है, अगर हम अपनी पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं, अगर पृथ्वी का अध्ययन करते हैं तो हमारे अर्थ में एक सबसे बड़ी विशेषता पाई जाती है कि पृथ्वी की सतह से अगर प्रति 32 मीटर की गहराई में जाते हैं तो जितना टेम्परेचर यहाँ होगा उससे यहाँ पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाता है। यानी कि वेरी मोस्ट क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अगर हम अपने क्षोभ मंडल में पृथ्वी सतह से प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो हर 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री, कितना 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो तापमान सदैव क्या होगा? घटेगा। और जब हम लोग अपनी पृथ्वी की सतह से नीचे जाएंगे तो पृथ्वी का टेम्परेचर जितना भी होगा उससे 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाएगा, यानी पृथ्वी में टेम्परेचर बढ़ जाता है। जान लीजिए यही कारण है कि सर्दियों में हमारी पृथ्वी से निकलने वाला पानी हमारे वायुमंडलीय तापमान से अत्यधिक गर्म होता है।
इसके पीछे रीजन होता है क्योंकि हमारे पृथ्वी का जो टेम्परेचर होता है, पानी जितना गहराई से आता है वो उतना ही पानी गर्म होता है। इसके पीछे रीजन यह है कि प्रत्येक 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर आता है। अब हम लोग बात करते हैं फिर से अपने आयन मंडल की बात करते हैं। तो आयन मंडल को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ समझें कि आयन मंडल जो हमारा एक ऐसा मंडल है जिसे हम लोग संचार मंडल के नाम से जानते हैं, यानी कि इसका एक अगला नाम क्या है, इसे हम लोग संचार मंडल भी कहते हैं। संचार मंडल के नाम से भी जाना जाता है, आयन मंडल भी कहते हैं, आयनोस्फीयर भी कहा जाता है। अब प्रश्न आता है कि हमारे इस आयन मंडल में विद्युत चुंबकीय धनायन ऋणायन पाए जाते हैं, यानी कि विद्युत चुंबकीय कण कहाँ पाए जाते हैं, तो यहाँ आयन मंडल में पाए जाते हैं। और यह विद्युत चुंबकीय कण सबसे बड़ी मदद काहे में करते हैं, सूचना एवं संचार, सूचना या संचार में इनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और इसी के माध्यम से हमारी पृथ्वी पर सैटेलाइट और जिसे हम लोग रडार कहते हैं, टेलीविज़न, टेलीफोन आदि सभी प्रकार के नेटवर्किंग के जितने विद्युत चुंबकीय कणों के माध्यम से होते हैं, उनका संचालन इसी आयन मंडल के वजह से किया जाता है या इसी के माध्यम से संचालित किया जाता है। अगर हम लोग बात करते हैं कि जो बाह्य मंडल होता है या जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोस्फीयर कहते हैं या बाह्य मंडल के नाम से जानते हैं, तो बाह्य मंडल हमारा कैसा मंडल है, तो यहाँ समझेंगे यह मंडल एक ऐसा मंडल है जो कि अपने पृथ्वी पर अगर बात करें तो इसमें भी कुछ मात्रा में विद्युत चुंबकीय कण पाए जाते हैं, परंतु सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, तो आंसर होता है आयन मंडल में। अब प्रश्न आता है कि हमारा अभी जैसे चर्चा की गई, हमारा कौन सा मंडल न तो ठंडा जल्दी होता न ही गर्म होता है, तो आंसर होता है हमारा समताप मंडल। मध्य मंडल की क्या बात करी गई, सबसे ठंडा मंडल होता है, ये न तो ठंडा होता है न ही गर्म होता है, और ये सबसे ठंडा मंडल होता है। और यह मंडल कैसा होता है, क्षोभ मंडल, तो वो प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर टेम्परेचर सदैव क्या होता है, माइनस कितने डिग्री, 1 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस होता है प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर। आयनोस्फीयर सामान्यतः टेम्परेचर अगर बात करें तो सामान्य की अपेक्षा गर्म ही रहता है, परंतु सबसे गर्म मंडल इसे क्या कहते हैं, एक्सो या बाह्य को क्या कहते हैं, सबसे गर्म मंडल के नाम से इसे जाना जाता है। और सबसे ठंडा मंडल किसे कहते हैं, और उसके बाद आगे पीछे के क्वेश्चन एक साथ तैयार करें। परंतु अब हम आपको बताते हैं जो हमारा बहिर्मंडल है उसमें कौन सी गैसें सबसे भारी मात्रा में पाई जाती हैं, तो इसमें हाइड्रोजन जिसे कहते हैं और जिसे हम लोग हीलियम कहते हैं, ये भारी मात्रा में पाई जाती हैं। क्योंकि वायुमंडल की सबसे हल्की गैसें कौन सी हैं, ये प्रश्न का जवाब होता है हाइड्रोजन और हीलियम। यानी कि हमारी हाइड्रोजन और हीलियम गैसें वायुमंडल की सबसे हल्की गैसें हैं, और वायुमंडल की अगर हम भारी गैसों की बात करेंगे तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये भारी गैसों के रूप में आती हैं। मगर ग्रीन हाउस गैसें जितनी होती हैं वो सर्वाधिक मात्रा में क्षोभ मंडल में ही पाई जाती हैं, क्योंकि यह जो हैं हल्की तो होती हैं परंतु ये सामान्य परिस्थिति की ऊंचाई से थोड़ा अधिक ऊंचाई पर पाई जाती हैं, यानी भारी गैसों की अपेक्षा थोड़ा ऊपर पाई जाती हैं, जिन्हें हम लोग ग्रीन हाउस गैस के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न आपका और यहाँ पर समझना कि जिसे हम लोग सौर परिवार कहते हैं, जिसे सौर मंडल कहते हैं, तो सौर मंडल इन 5 मंडलों में से कहाँ पर उपस्थित होता है, तो आपको याद करना है सौर मंडल की उपस्थिति जो होती है वो आपके बहिर्मंडल बाह्य मंडल एक्सोस्फीयर में होती है, इसे याद रखना अलग से। और उसके बाद जितने सारे ग्रह तारे नक्षत्र हैं वो सब कहाँ पर उपस्थित हैं, तो वो आपके बहिर्मंडल में उपस्थित हैं। और दूसरा प्रश्न ये भी है कि हमारे सभी प्रकार के जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं जिनको मानव द्वारा निर्मित किया जाता है वो कहाँ पर लगाए जाते हैं, तो जो हैं इनकी जो स्थापना की जाती है, अगर हम बात करें
तो ये आयन मंडल में स्थापित किए जाते हैं, परंतु इन्हें बहिर्मंडल में भी लगाया जाता है। यानी कि ये कह सकते हैं कि कृत्रिम प्रकार के जितने उपग्रह हैं ये सब कहाँ लगाए जाते हैं, सारे के सारे आयन मंडल में स्थापित किए जाते हैं, परंतु इन्हें हम बहिर्मंडल में भी स्थापित करते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है कि दोनों मंडलों में विद्युत चुंबकीय जो आयन हैं वो पाए जाते हैं, विद्युत चुंबकीय जो कण हैं वो पाए जाते हैं, इस कारण दोनों में स्थापित कर सकते हैं। फिर एक प्रश्न महत्वपूर्ण और है कि हमारी जो ये पृथ्वी है, जिसे हम लोग ये पृथ्वी बोलते हैं, तो पृथ्वी की कक्षा से कितनी दूर, यानी कि हमारी जो पृथ्वी की कक्षा है उससे कितनी दूरी पर जो हमारे कृत्रिम प्रकार के उपग्रह होते हैं वो लगाए जाते हैं। तो इसकी कक्षा से याद कर लेना है 36,000, यानी 36,000 किलोमीटर की दूरी पर जितने भी कृत्रिम उपग्रह होंगे वो स्थापित किए जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जैसे अभी आपने देखा कि हमारा जो सौर मंडल है वो किस प्रकार से बटा हुआ है, उसकी दूरी क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, उनके नाम क्या हैं, या फिर उनमें उपस्थित गैसें कौन सी हैं, तो इसके बारे में आप एक आधारिक रूप से जैसे आपने पढ़ा ऐसे याद रखेंगे तो बहुत ही दिनों तक याद रहने वाला होगा।